हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक पढ़ाई। आज हम आप लोगों के लिए ITCS इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चरल सोसाइटी का मॉड्यूल 1 लेके आए हैं। मॉड्यूल 1 में ITCS के मॉड्यूल 1 में आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो 4 चीज़ें देखेंगे हम बेसिकली। मॉड्यूल 1 का नाम है सोसाइटी स्टेट्स इन इंडिया, जिसमें हम आज 4 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। स्टेट्स इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया में स्टेट्स कैसे थे, क्या थे या क्या उनका ऑब्जर्वेशन रहा है, क्या थ्योरीज रही हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर स्टेजेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन इंडिया, क्या स्टेजेस थी स्टेट फॉर्मेशन की इंडिया में। उसके बाद किंगशिप, किंगशिप का कॉन्सेप्ट कैसे आया या किंगशिप का कॉन्सेप्ट है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल आइडियल्स इन एंशिएंट इंडिया। जो पॉलिटिकल आइडियल्स थे एंशिएंट इंडिया के, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो ITCS का मॉड्यूल 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स इन एंशिएंट इंडिया। स्टेट हैज़ बीन द की कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस सिंस द पीरियड ऑफ ग्रांड थिंकर लाइक प्लेटो एंड अरिस्टोटल। अरिस्टोटल और प्लेटो बहुत बड़े थिंकर्स थे। उन लोगों के टाइम से ही जो स्टेट है ना, राज्य, वो एक पॉलिटिकल साइंस के लिए की कॉन्सेप्ट बना हुआ था। क्या हुआ, अरिस्टोटल या प्लेटो जो भी थिंकर्स थे उनके टाइम से ही, मतलब बहुत पहले से अगर देखा जाए तो बहुत पहले से ही जो स्टेट राज्य है वो एक की कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है। किस लिए? पॉलिटिकल साइंस के लिए, पॉलिटिक्स के लिए एक की कॉन्सेप्ट रहा है कि स्टेट क्या है या स्टेट है क्या, कैसे, उसके बारे में। इन एंशिएंट इंडिया आल्सो थिंकर्स लाइक भीष्म, नारद, बृहस्पति, कौटिल्य हैव लुक द सेम प्रॉब्लम। मतलब और अगर आप पहले जाना चाहें तो उस टाइम पे भी जो हमारे और बड़े ग्रांड थिंकर थे, मतलब एज आप भगवान मान सकते हो उनको, भीष्म थे, नारद, भीष्म, बृहस्पति थे, कौटिल्य थे, इन लोगों ने भी सेम प्रॉब्लम देखी कि जो स्टेट है वही एक की कॉन्सेप्ट बना हुआ है पॉलिटिकल साइंस के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग ऑफ दीज थिंकर्स वी कैन डिटेक्ट 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, ये जो भी थिंकर्स थे, भीष्म, नारद, अरिस्टोटल, प्लेटो, इन सभी के बेसिस पे इन्होंने जो भी दिया राइटिंग्स अपनी, उनके बेसिस पे हम जो थ्योरीज पढ़ेंगे कि स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुई स्टेट्स की, वो 4 थ्योरी पढ़ेंगे हम। कौन कौन सी थ्योरी? इवोल्यूशनरी थ्योरी, फोर्स थ्योरी, मिस्टिकल थ्योरी, कंट्रैक्ट थ्योरी। तो जो ओवरव्यू था वो क्या था कि देखिए, बहुत पुराने टाइम से अगर देखा जाए, भीष्म, नारद, कौटिल्य, इन लोगों के टाइम से, या प्लेटो और एरिस्टोटल जो भी ग्रांड थिंकर्स थे उनके टाइम से भी अगर देखा जाए, तो पहले से ही स्टेट जो है वो पॉलिटिकल साइंस का की कॉन्सेप्ट बना हुआ था। तो जो ये ग्रांड थिंकर्स थे, इनके बेसिस पे, इनके राइटिंग्स के बेसिस पे, इनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम स्टेट की ओरिजिन कैसे हुई एंशिएंट इंडिया में, इसके लिए हम 4 थ्योरी पढ़ने वाले हैं। अब उनको देखते हैं कौन कौन सी थ्योरी हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनरी ओरिजिन, इसका और नाम भी है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनरी स्टेट। सीधा डायरेक्ट आप यही बोल सकते हो, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनरी स्टेट। दिस इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट इन इंडिया एंड हैज बीन मेंशन्ड इन अथर्ववेद। क्या है? इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी थ्योरी है कि इंडिया में स्टेट्स का ओरिजिन कैसे हुआ। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है। और कैसे हम इस किस बेसिस पे ये बात कर रहे हैं? इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन अथर्ववेद, अथर्ववेद में इसका मेंशन हुआ है। अब है क्या, ये किस बेसिस पे काम करती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस एंड इट डिड नॉट ओरिजिनेट एट ए फिक्स्ड टाइम। क्या कहने का मतलब है? पहली बात तो ये सबसे पुरानी थ्योरी है और इसको अथर्ववेद में मेंशन किया गया है। पॉइंट्स ऐसे आप याद रखेंगे। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग है क्या कि स्टेट्स क्या है, तो ये जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है वो हमारी थ्योरी बोलती है कि ये जो स्टेट्स हैं वो इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस, सतत प्रोग्रेस का एक रिजल्ट है, ना कि क्या नहीं है, एक फिक्स टाइम पे कुछ ओरिजिनेट नहीं हुआ है। मतलब स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस से हुआ है, ना कि एक फिक्स इंटरवल टाइम पे ये ओरिजिनेट हुआ है। The hymn of Atharvaved state that earliest phase of human life was the state of Vairaj, stateless state। जो अथर्ववेद में मेंशन किया गया है वो ये बताया गया है कि मनुष्यों का जो ह्यूमन लाइफ थी वो सबसे पहले स्टार्टिंग अर्लीस्ट स्टेज में वो वैराग्य थी, मतलब स्टेटलेस स्टेट थी। उसका कोई ऐसा कोई स्टेट नहीं होता था उस टाइम पे। ये आप बोल दीजिए कि जो अथर्ववेद में मेंशन या बताया गया है उसके अकॉर्डिंग, अगर अथर्ववेद की अकॉर्डिंग बात करें तो जो ह्यूमन लाइफ की अर्लीस्ट फेज थी उस वो स्टेज, मतलब उनका कोई स्टेज नहीं था उस समय, स्टेटलेस स्टेट थी। इट वॉज स्टेट ऑफ कंप्लीट एनार्ची।
प्रॉपरली मतलब टोटली अनआर्चिक स्टेट थी एकदम। बट सब्सिक्वेंटली विद द इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर स्टेबल लाइफ बिकम पॉसिबल। अब देखो जैसे जैसे पहले तो कोई स्टेट मतलब कोई स्टेट था नहीं, स्टेटलेस था, लेकिन जैसे जैसे अनार्ची एकदम एनआरचियल स्टेट था, लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर कृषि का इमरजेंस हुआ वैसे वैसे लाइफ पॉसिबल हुई और अच्छे से स्टेबल होती गई। तो अब इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर अगर आया तो इससे फर्क क्या पड़ा। टू फिलफिल द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी द फैमिली इमर्ज एंड द हेड ऑफ फैमिली बिकम द फर्स्ट अथॉरिटी। अब देखो एग्रीकल्चर हुई तो उस पर काम करने के लिए लोग लगेंगे, उसकी जो एग्रीकल्चर की नीड थी उसको फिलफिल करने के लिए फैमिली इमर्ज हुई, फैमिली के इमरजेंस हुआ, फैमिली बनी। और फैमिली पे जब बनी तो हेड ऑफ फैमिली, जो हेड ऑफ फैमिली होता था वो सबसे पहली अथॉरिटी माना गया। आप ये मान लीजिए किंगशिप का एक बेसिक कॉन्सेप्ट न्यू जिसको बोलते हैं यहीं से आ सकता है कि जो फैमिली का हेड होता था उसी को वो वही सारा कुछ अथॉरिटी होता था, मतलब वही डिसीजन लेगा कि क्या कैसा है। फर्दर द नीड ऑफ कोऑपरेशन इन द डिफरेंट रियल्स ऑफ सोसाइटी लेड टू द इमरजेंस ऑफ सभा एंड समिति। देखो अब क्या हुआ, पहले तो स्टेटलेस थी ह्यूमन लाइफ की स्टेट, ह्यूमन लाइफ की, उसके बाद फिर क्या हुआ, एग्रीकल्चर के इमर्ज होने के बाद लाइफ जब पॉसिबल हुई तो एग्रीकल्चर नीड फुलफिल करने के लिए फैमिली का इमरजेंस हुआ। उसके बाद फैमिली की इमरजेंस में जब फैमिली इमर्ज हुई तो जो हेड फैमिली का हेड होता था वही फर्स्ट अथॉरिटी होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत जो रियल्स दो सोसाइटी में जो और लोग रहते थे उनके बीच में कोऑपरेशन बना रहे, इसके लिए सभा और समिति का गठन किया गया। तो अब दो चीज़ें क्वेश्चन ये शॉर्ट में भी आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज डिफाइन सभा एंड समिति या डिफरेंशिएट बिटवीन सभा एंड समिति, ऐसा करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो सभा क्या था, सभा वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्डरली पीपल। सभा क्या था, ये एल्डरली पीपल बड़े लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। एंड समिति वाज द जनरल असेंबली ऑफ कॉमन पीपल। समिति जो थी वो जनरल असेंबली थी कॉमन पीपल्स की। काम दोनों का क्या होता था, दोनों डिस्प्यूट्स और कोऑपरेशन सोसाइटी में इस्टेब्लिश करवाते थे। अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको कोऑपरेट करवाते थे, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको वो लोग टेक केयर करते थे। विद द इमरजेंस ऑफ सभा एंड समिति ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल लाइफ बेगन विथ फाइनली कल्टिमेटेड द इमरजेंस ऑफ स्टेट एंड हेंस द किंग। अब जैसे जैसे देखो पहले तो स्टेटलेस स्टेज थी ह्यूमन लाइफ की, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर की वजह से फैमिली आई, फैमिली में हेड अथॉरिटी आया, फिर सोसाइटी बनी तो सोसाइटी में सभा और समिति बनी। तो जैसे जैसे बढ़ते गए लोग वैसे वैसे फिर पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट हुई धीरे धीरे। मैंने यही बताया था ना, ये न्यू आप मान सकते हो इसको। और उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट था स्टेट का, तो इस अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो धीरे धीरे इस मतलब एक इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस के बाद स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। और जब स्टेट बन गया तो उसके लिए बेसिक सी बात है कोई ना कोई किंग होगा। ये हम लोग किंगशिप कॉन्सेप्ट में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे किंग क्या है। यहाँ पे यही है कि एक अभी तक के जो इस सभा और समिति के बनने के बाद एक पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट हुई जिसकी वजह से स्टेट्स बने। ठीक है, दूसरा आता है फोर्स थ्योरी। इसको ये भी बोलते हैं द स्टेज वाज बॉर्न ऑफ फोर्स। दिस थ्योरी स्टेट्स व्हेन वन पर्सन और वन स्मॉल ग्रुप क्लेम कंट्रोल ओवर एन एरिया दे फोर्स ऑल सीजनल लिविंग विद इन इट टू सबमिट टू दिस ग्रुप रूल। कहने का क्या मतलब है, अगर कोई एक पर्सन है या एक छोटा सा ग्रुप है, अगर वो दूसरे पे कंट्रोल कर रहा है, दूसरे एरिया पे उसने कंट्रोल कर लिया है, तो वो फोर्स करता था वहाँ के लोगों को कि वो उसके अकॉर्डिंग रहे, वो अपने आप को सबमिट कर, मतलब अपने आप को एक टोटली, जैसे मान लीजिए मैं हूँ या आप हैं, कहीं पे आपने अगर कंट्रोल कर लिया वहाँ, ये एक बात ये मान लीजिए आपकी अगर जीत लिया तो वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि आप मुझसे क्या करवाएंगे फोर्सली। ये फोर्स था, फोर्स थ्योरी इसीलिए नाम भी इसी बेसिस पे दिया गया था कि जो दूसरे पे जीत लेगा या कंट्रोल रखेगा वही डिसाइड करेगा कि वो लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे। Though ancient Indian political thinker did not propound force theory in a systematic way, force was considered an important factor in the evolution of states in India. फोर्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर तो माना गया है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट का, लेकिन ये जो थ्योरी है फोर्स थ्योरी, इसका थिंकर्स ने कोई खास इन लोगों को प्रूफ्स नहीं मिला है। यही आप मान सकते हो कि कोई सिस्टमेटिक वे नहीं मिला है कि ये कैसे हुआ स्टेट, इस बेसिस पे, फोर्स के बेसिस पे स्टेट्स कैसे बने हैं। लेकिन जो फोर्स है, अगर आप सिर्फ फोर्स माने तो फोर्स को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे नहीं माना गया है। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि जो एक स्मॉल ग्रुप है, पहले तो यही है ना कि ये थ्योरी कहती क्या है, ये तो ये थ्योरी ये है कि अगर एक स्मॉल ग्रुप या कोई पीपल है दूसरे के एरिया पे कंट्रोल कर लेता है तो वो डिसाइड करेगा कि कैसे वो लोग रूल करेंगे या कैसे वो लोग रहेंगे।
उसके बाद दूसरी बात यह है कि इसका कोई सिस्टमेटिक वे थिंकर्स को नहीं मिला है, लेकिन फोर्स जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया के लिए माना गया है। अब कैसे क्या है ये देख लेते हैं। अर्लीस्ट आर्यन क्लैन फॉट एमंग देमसेल्फ फॉर पेट एनिमल्स, पेस्चर लैंड, सेटलमेंट्स एंड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब क्या हुआ, पहले आर्यन क्लैंस जो रहते थे वो लोग आपस में लड़ाई करते थे, किस लिए? पेट एनिमल्स मतलब काउज, कोई भी पेट एनिमल पालतू जानवर जो होते हैं उनके लिए लड़ते थे। पेस्चरलैंड मतलब जहाँ पे वो लोग अपने गायों को या जो भी पेट एनिमल रहते थे उनको चराएं, उसको पेस्चरलैंड बोलते हैं, इसके लिए, सेटलमेंट्स के लिए और पानी के लिए, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो अब क्या होता था, इसकी वजह से जो लड़ाई हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, ओनली ए स्ट्रांग एंड एबल वॉरियर कुड लीड द क्लैंस इन सच वार्स। जब ऐसी लड़ाई होती थी तो जो स्ट्रांग और एबल योद्धा होते थे, मान लीजिए, या क्लैंस होते थे, उनको जो भी उस टाइम की जाति थी उस पर जो स्ट्रांग और एबल लोग होते थे वही लीड करते थे इन वॉर को। सो ही वॉज गिवन ए स्पेशल स्टेटस एंड द मेंबर ऑफ क्लैन स्टार्टेड ओबेइंग हिम। तो जब अगर वो कोई बंदा स्ट्रांग और एबल है और वो लीड कर रहा है किसी वॉर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको लोग स्पेशल स्टेटस देंगे और वो जो और मेंबर्स थे क्लैंस के ना, वो उसको ओबे करने लगते, उसकी आज्ञा मानने लगते थे। तो इस टेंडेंसी कंटिन्यू हुई धीरे धीरे, मतलब दिस टेंडेंसी कंटिन्यू इन द डेज ऑफ पीस। जब लड़ाई नहीं होती थी, वॉर नहीं होती थी, तब भी यही टेंडेंसी कंटिन्यू होती थी, क्योंकि एक बार अगर किसी बंदे ने लीड कर लिया तो अब उसको लीडर माना जाता था। तो वही लीडर को ये धीरे धीरे एक लीडर का कॉन्सेप्ट आया और उसको किंग मान लिया गया। फोर्स थ्योरी की बेसिस पे ये है कि जिसके पास पावर है, स्ट्रांग और एबल जो है, उसी का स्टेट है, मतलब वही एक तरह से आप बोल सकते हो लीडर या किंग हो जाएगा। फोर्स थ्योरी यही बोलती है। इसके बाद डिवाइन राइट थ्योरी या डिवाइन थ्योरी आप इसको बोल सकते हो। मेडिवल बिलीफ गॉड गिव पावर टू द किंग, देयरफॉर हिज एक्शन आर सैंक्शनड बाय गॉड। अब ये आता है थोड़ा, आप लोग समझ सकते हो इसको, कि जो मेडिवल था, मतलब एक बिलीफ है कि भगवान ने राजाओं को एक्स्ट्रा पावर दे रखी है और जो उनके काम होते हैं वो भी गॉड सैंक्शन करते हैं कि कैसे क्या वो जो भी कर रहा है उसके बेसिस पे। मतलब एज ए आप मैं आपकी टोटली बताऊँ अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो राजा को भगवान माना जाता था, ये आप मान लीजिए, ठीक है। द बिलीव दैट गॉड क्रिएटेड द स्टेट एंड दैट गॉड हैज़ गिवन दोज ऑफ रॉयल बर्थ डिवाइन पावर। अब लोग क्या मानते थे उस टाइम कि जो राज्य है वो भगवान ने बनाया है, स्टेट कोई भी स्टेट है वो भगवान ने बनाया है, और जो राजा हैं उनको रॉयल बर्थ मतलब पहले से जन्मजात उनको रॉयल्टी मिली है और डिवाइन पावर मिली है। किस लिए? टू रूल करने के लिए उनको डिवाइन पावर और रॉयल बर्थ मिला है। पीपल वर बाउंड टू ओबे दियर रूल एज दे वुड गॉड। लोग बाउंड थे उनके रूल्स को फॉलो करने के लिए, ओबे करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको भगवान मानते थे, भगवान है तो उनकी बात को मानना पड़ेगा और ओबे करना पड़ेगा। टू डिसोबे द डिवाइन राइट ऑफ किंग वॉज कंसिडर्ड द ट्रिजन एंड ए मोरल सिन। एक मोरल सिन, एक पाप माना जाता था। अगर आप राजा की बात को नहीं मान रहे हो तो वो पाप माना जाता था। लोगों का यही कॉन्सेप्ट था कि भगवान है राजा, वो लोग रॉयल बर्थ मतलब रॉयल जन्म हुआ है उनका, डिवाइन पावर के साथ रूल करने के लिए वो लोग पैदा हुए हैं। अगर हमें उनकी हर बात को मानना पड़ेगा या मानना है, सीधी सी बात है, मानना है। और अगर हम डिसोबे करते हैं तो राजा की अगर बात को हम डिसोबे करते हैं तो वो एक पाप होगा। द डिवाइन राइट थ्योरी होल्ड दैट गॉड क्रिएटेड द स्टेट मेकिंग इट सेवरेन। मतलब यही कि ये जो डिवाइन थ्योरी है इसके बेसिस पे अगर बात करें तो जो स्टेट्स हैं वो गॉड ने क्रिएट किया है। गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ दो चोजन बाय गॉड टू रूल ए सर्टेन टेरिटरी। जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो भगवान के द्वारा से चूज की गई है और किसी भी एक टेरिटरी में राज्य करने के लिए। द पॉपुलेशन मस्ट ओबे दियर रूलर। अपने जो भी उसको रूल कर रहा है उसको, वो वहाँ की जो भी जनसंख्या है वो उसको ओबे करेगी, उसकी आज्ञा मानेगी। Kingship was given a divine sanction and the king was considered not to be representative of God but himself a god who contained the power of important gods like इंद्र। जैसे आप मान सकते हो कि पहले जब एक समय था, अगर आप मैं ट्रेडिशन के बेसिस पे ही बात कर रहा हूँ, एक टाइम था कि जब गॉड और डेविंस में मतलब राक्षसों और देवताओं में लड़ाई हो रही थी तो वो लोग जीत नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं जीत पा रहे थे उसका एक रीज़न दिया गया है कि उस टाइम पे कोई लीडर नहीं था या कोई किंग नहीं था जो लीड कर सके। तो उस टाइम पे फिर एक पोस्ट बनाई गई, आप यही मान सकते हो, इंद्र। तो इंद्र एज ए लीडर सेलेक्ट किया गया भगवान के मतलब गॉड्स के साइड से, तब फिर जाके उन्होंने जीता। तो इस बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो किंगशिप माना गया है उसको भी यहाँ पे, और
फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो राजा थे उसको सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जाता था गॉड का, बल्कि उसको भगवान ही मान लिया जाता था, ना कि रिप्रेजेंटेटिव, बल्कि उसको भगवान, मतलब राजा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है भगवान का, वो खुद ही भगवान है। और किस टाइप के, जैसे इंद्र होते हैं, वरुण होते हैं, अग्नि, इस टाइप को है। किंग रिफर टू दियर डिवाइन स्टेटस इन दियर टाइटल्स एंड, अब जब अगर उनको भगवान माना जाता है तो उनको टाइटल्स भी वैसे ही दिया जाता है, गॉड, देव, राजा, या जो भी टाइटल्स दिए जाते थे वो ऐसे ही दिए जाते थे कि जिससे ये हो कि मतलब उनको भगवान माना जाता है। अब इसके बाद आती है हमारी थ्योरी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या हुआ, और एक एक पॉइंट मिस हो गया है डिवाइन थ्योरी में। डिवाइन थ्योरी में क्या होता था, तो ये तो जो हुआ वो हुआ, उसके बाद राजा अब ये शो ऑफ एज ए भगवान को, मतलब हम भगवान हैं, ये शो ऑफ करने के लिए क्या करते थे, वो लोग टाइगर की स्किन पे जब उनका राज्याभिषेक होता था 3 कदम चलते थे। उसके बाद बहुत सारे आप ये मान लीजिए कि पैसे वेस्ट किए जाते थे। उसके बाद इस पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, हाउ नेम टू दिग्विजयंस। दिग्विजयंस याद रखिएगा, टर्म दिग्विजयंस। क्वेश्चन इधर उधर करके पूछ सकता है, लेकिन आएगा यही अगर आता है तो। इनलिस्ट द दिग्विजयन, तो उनमें 2 आपको नाम लिखना है, एक भगवान राम, मतलब आपको नाम लिखना है राम, एंड युधिष्ठिर। 2 लोग ऐसे थे जिनको दिग्विजय माना गया था, जिन्होंने सब कुछ जीत लिया हो। ठीक है, ये पॉइंट मिस हो गया था। इसके बाद कंट्रैक्ट थ्योरी आती है। कंट्रैक्ट थ्योरी इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली डिस्कस थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट इन। ये कंट्रैक्ट थ्योरी जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डिस्कस्ड, सबसे ज़्यादा एंशियंट इंडिया में स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके लिए सबसे ज़्यादा डिस्कस थ्योरी है वो कंट्रैक्ट थ्योरी है हमारी। अ सोशल कंट्रैक्ट इज एन एक्ट बाय विच इंडिविजुअल एग्री टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। कंट्रैक्ट है क्या, सोशल कंट्रैक्ट ये एक एक्ट है जिसपे इंडिविजुअल्स, मतलब लोग एग्री होते हैं एक गवर्नमेंट बनाने के लिए। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एग्री हो जाते हैं एक गवर्नमेंट बनाने के लिए। कंट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है। अकॉर्डिंग टू सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, गवर्नमेंट आर एस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल हु कंबाइन टू अचीव सेम गोल। कंट्रैक्ट थ्योरी यही कहती है कि गवर्नमेंट जो है वो बना, जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई है लोगों के द्वारा, वो कंबाइनली किसके लिए इस्टेब्लिश की गई है। मान लीजिए कि कुछ पीपल्स हैं वो सेम गोल, मतलब सेम चीज़ चाहते हैं कि हमें ये करना है। या मान लीजिए आप जैसे आज अगर देखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो उस बेसिस पे उन्होंने, जिनका गोल सेम था, उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई और कंबाइनली उन्होंने एक गवर्नमेंट बना ली, एक इस्टेब्लिश कर दिया। तो सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, गवर्नमेंट आर इस्टेब्लिश बाय द पीपल हु कंबाइन टू अचीव, मतलब ऐसे लोगों को कंबाइन करके ये गवर्नमेंट बनती थी जिनका गोल सेम होता था। अब यहाँ पे 2 लोगों की, 2 पर्सन्स की थिंकिंग और पॉइंट्स व्यू लिया गया है, एक थॉमस होब्स और आगे हम देखते हैं। तो पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू थॉमस होब्स ह्यूमन नेचर इज बेसिकली सेल्फिश। थॉमस होब्स क्या कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है। देखो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है दोनों में से। तो क्या ह्यूमन नेचर इज बेसिकली सेल्फिश, जो ह्यूमन का नेचर है वो सेल्फिश है। सेल्फ इंटरेस्ट इज द मेन स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन कोई भी एक्शन करता है तो उसका जो रीजन होता है, मेन रीजन होता है वो सेल्फ इंटरेस्ट होता है, स्वेच्छा। मैं, ये तो आप भी जानते हो कि अगर सामने वाला कुछ अपनी इच्छा से करना चाहता है तभी आप करवा सकते हो, जबरदस्ती आप किसी से कोई काम नहीं करवा सकते हो। इंडिविजुअल्स आर क्रिएचर ऑफ डिजायर सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। इंडिविजुअल जो भी है, इंडिविजुअल ये वो क्या क्या है, वो किस बात के क्रिएचर हैं, डिजायर सीकिंग और प्लेजर, मतलब खुशी, इच्छा, और ये सब है किस लिए, एवॉइड, पेन ना रहे। कोई ये नहीं है, कोई इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो पेन रखना चाहे। इच्छा है उसकी, खुशी उसको चाहिए, सारा कुछ है, लेकिन क्यों ये सब कुछ चाहिए, ताकि पेन को अवॉइड कर सके। देयर फॉर होप कंडेम्ड दैट, होप के अकॉर्डिंग अगर देखें, ह्यूमन लाइफ वॉज नथिंग बट ए परपेचुअल एंड रिटेंटलेस डिजायर एंड परस्यूट ऑफ पावर। ये आपको डायरेक्टली लिखना भी पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको देख लो। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो ये था कि ह्यूमन लाइफ कुछ ऐसा नहीं है, बस क्या है, एक परपेचुअल एंड रिटेंटलेस डिजायर, एक इच्छा है, और क्या है, परस्यूट ऑफ पावर। ड्यू टू दिस सेल्फिश नेचर, ह्यूमन नेचर, द स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ माइट इज राइट। अब देखो इन्होंने तो जो बोल कंडेम किया वो तो ठीक है। अब इसकी वजह से, सेल्फिश नेचर की वजह से क्या हुआ कि जो स्टेप, मतलब अभी स्टार्टिंग वाली थ्योरी में हमें बताया गया कि स्टार्टिंग जो ह्यूमन की लाइफ की स्टेज थी वो स्टेटलेस थी। तो जो नेचर ने दिया था पहले से स्टेट, मतलब स्टेटलेस था, उस सेल्फिशनेस की वजह से
उस पर कॉन्फ्लिक्ट आने लगे, क्योंकि उस टाइम पे कोई स्टेट नहीं था। लेकिन हमारा जो नेचर है ये अकॉर्डिंग टू थॉमस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फिश नेचर है। तो सेल्फिशनेस की वजह से हमारे सामने वाले या लोगों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगे, और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगे तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करने लगे, माइट इज राइट, मतलब जिसके पास पावर है, फोर्स थ्योरी आप कंसिडर कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये है। अब दूसरे जॉन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन द स्टेट ऑफ नेचर इंडिविजुअल पॉजेस 3 नेचुरल राइट्स। किसी भी स्टेट में जो लोग होते हैं वो 3 राइट उनको होना चाहिए। कौन कौन सा? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। लाइफ की राइट होनी चाहिए, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। लॉक बिलीव्ड दैट पीपल एंटर्ड इनटू सोसाइटी टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जो ये जॉन है इनका मानना है कि जो कोई भी इंसान पीपल है वो सोसाइटी में तब जाता है, किस लिए जाता है? वो अपनी लाइफ, जीवन, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इन 3 चीज़ों की मान लीजिए आप रक्षा करने, प्रोटेक्ट, इनका प्रोटेक्शन चाहिए इसको, इसलिए ये सोसाइटी में जाता है। द गवर्नमेंट मेन जॉब इज़ टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश हुई है उसका मेन जॉब क्या है? सिटीजन की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना। इफ द गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, पीपल हैव द राइट टू रिवोल्ट। अगर गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्शन नहीं दे रही है प्रॉपर्टी की लोगों के, तो लोगों को ये राइट है कि वो रिवोल्ट कर सके। बट इवेंचुअली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस सम इनकन्वीनियंस इन द स्टेट ऑफ नेचर। अब देखो इस पे भी वही बात है, जॉन ने भी वही बात कही और थॉमस हॉब ने भी बात वही की, लेकिन दोनों का पॉइंट अलग था। लास्ट में देखो जॉन ने अब क्या बोला कि जो इवेंचुअली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मतलब जो स्टेटलेस स्टेट थी स्टार्टिंग की, उस पर कुछ प्रॉब्लम आने लगी, इनकन्वीनियंस आने लगा। क्या आने लगा? फर्स्टली देयर वाज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ नेचुरल लॉ। पहली बात तो यह थी कि कोई नेचुरल लॉ, कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं थी नेचुरल लॉ है क्या, किसको फॉलो करना है। दूसरी बात सेकेंडली देयर वाज नो सफिशिएंट अथॉरिटी टू इन्फोर्स देम। कोई अथॉरिटी नहीं थी सफिशिएंट जो उनको इन्फोर्स कर सके कि यू हैव टू डू दिस थिंग। एंड द थर्ड क्या था? देयर वॉज नो कॉमन अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ नेचर। कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं थी जो ये डिसाइड कर सके लोगों के बीच जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उन उसको ये डिसाइड कर सके किसी एक कॉमन लॉ के बेसिस पे कि ये सही है, सामने वाला ये सही है या ये सही है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स थी। इसकी वजह से जो स्टेटलेस स्टेट थी उसको स्टेट में कन्वर्ट करना। अब देखो इस कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे क्या हुआ, दोनों लोगों ने अलग अलग अपना मत दिया और उन दोनों का एक ही ये है, उन्होंने कहा कि स्टेटलेस जो स्टेट थी उससे अकॉर्डिंग टू अगर थॉमस देखें तो उन्होंने कहा कि सेल्फिशनेस की वजह से लड़ाई होने लगी थी, इसलिए स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, ज़रूरी था ये मान। और जॉन के अकॉर्डिंग क्या है कि जॉन ने बोला 3 कारण थे, नेचुरल लॉ नहीं था, सफिशिएंट अथॉरिटी नहीं थी कि उनको इन्फोर्स करा सके, और कोई डिस्प्यूट एग्रीमेंट कराने के लिए नेचुरल लॉ के बेसिस पे नहीं था। इस वजह से स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो चारों थ्योरी हमने पढ़ ली कि स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। स्टेजेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन। अब स्टेट फॉर्मेशन में स्टेट्स क्या क्या थी? स्टेजेज, द अर्लीस्ट स्टेज वॉज, देखो बेसिकली इसमें 6 स्टेजेज होती हैं। अर्लीस्ट या फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज या 6th स्टेज आप बोल सकते हो। तो एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या था। इस पर बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन आता है आपका। द अर्लीस्ट स्टेज वॉज दैट द ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी इन विच द ट्राइबल असेंबली विच हैड सम प्लेस फॉर वुमेन। मतलब ये स्टार्टिंग की जिस टाइम पे ट्राइबल लोग, मिलिट्री डेमोक्रेसी थी और उस टाइम पे कुछ प्लेस वुमेन को दिया गया था, प्री ऑक्यूपाइड प्लेस था कि इनको यहाँ पे रहना है। द एज ऑफ ऋग्वेद वाज प्राइमरी पीरियड ऑफ असेंबली। जो ऋग्वेद का एज था प्राइमरी स्टार्टिंग टाइम का, वो असेंबली का पीरियड था। सेकेंड स्टेज कहाँ से आता है? सेकेंड स्टेज सॉ द ब्रेकअप ऑफ ट्राइबल पॉलिटी। जो ट्राइबल पॉलिटी मिलिट्री के ऊपर चल रही थी उसको सेकेंड स्टेज में ब्रेक कर दिया गया। अंडर द स्ट्रेस ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द राज्य क्षत्रिय मतलब राज्य क्षत्रिय और ऑर्डिनरी जो बिजनेसमैन थे जिसको विस बोला जाता था, उन दोनों के, देखो फर्स्ट स्टेज में क्या हो, मिलिट्री ट्राइबल जो थी, ट्राइबल मिलिट्री वो राज्य कर रही थी, ये आप मान सकते हो अगर एक कहानी टाइप से मैं याद करवाऊँ आपको तो। लेकिन सेकेंड में क्या हुआ, उसका ब्रेकअप हो गया। कैसे? ट्राइबल पॉलिटी को ब्रेक कर दिया गया। किस बेसिस पे? स्ट्रेस, मतलब उसकी वजह क्या थी कि ट्राइबल पॉलिटी को ब्रेक किया गया? क्योंकि जो राज्य क्षत्रिय थे और ऑर्डिनरी बिजनेसमैन व्यवसायी थे उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। द चिफ्स वर हेल्ड बाय द प्रीस्टहुड कॉल्ड ब्राह्मण। मतलब जो चोर लोग थे वो किसके द्वारा हेल्प किए जाते थे? ब्राह्मण के द्वारा।
दिस स्टेज सॉ द बिगिनिंग ऑफ टैक्सेस एंड क्लासेस। ये स्टेज क्या थी, एक हमें मार्गदर्शन देती है कि जिस पे हम टैक्स और क्लासेस स्टार्ट किए हैं, टैक्स यहाँ से स्टार्ट होना। थर्ड स्टेज वार मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फुल फ्लेड स्टेट। फॉर द फर्स्ट टाइम वी हियर द लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज एंड ऑर्गेनाइज मशीनरी फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। देखो फर्स्ट स्टेज हो गई ट्राइबल मिलिट्री, दूसरे में ट्राइबल मिलिट्री को तोड़ दिया गया। उसका रीजन था कि राज्य क्षत्रिय और बिजनेसमैन में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था और टैक्सेस आ गए थे सेकेंड स्टेज में। लेकिन थर्ड क्या था, ये फुल फ्लेज था, मतलब पूर्ण रूप से इस पे क्या हो गया था कि आर्मी बन गई थी, एक पूरी प्रॉपर आर्मी बन गई थी और एक मशीनरी मतलब एक मैकेनिज्म तैयार कर दिया गया था ताकि लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया जा सके। फोर्थ और मौर्य फेज स ब्यूरोक्रेसी सेंट्रलाइज बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। ये ब्यूरोक्रेसी पे सेंट्रल था, बेस्ड था कि जिसपे मतलब अपने राज्य को विस्तार किया जाए, एक्सपेंड किया जाए। ये फोर्थ स्टेज ये थी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने, मान लो मेरा कोई एक राज्य है प्रॉपर, अब मेरा ये फोर्थ स्टेज को आप ये इस फेज को ये ऐसे समझ सकते हो कि ब्यूरोक्रेसी पे बेस्ड अब मुझे ये है कि अपना मैं जो स्टेट है उसको कितना एक्सपेंड कर सकूँ। द स्टेट विद द हेल्प ऑफ इट्स ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल वायरस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ इट्स सब्जेक्ट। ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल की वजह से इन्होंने लाइफ को बहुत सारे कंट्रोल किया लाइफ को। फिफ्थ स्टेज क्या होता है, वर्क मार्क बाय द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इन विच टाउन्स feudatory and military elements came to the forefront in both the Deccan and North India। फिफ्थ स्टेज क्या थी कि फुली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि टाउन्स बन गए थे, मिलिट्री आ गई थी और फोरफ्रंट मतलब आगे आ गए थे ये सारा कुछ डेक्कन और नॉर्थ इंडिया पार्ट में। दिस वाज पार्टिकली इंट्रोलाइज्ड बाय द एम्फेसिस ऑन द डिविनिटी ऑफ किंग। ये जो क्या था, ये नॉर्मली फिर ये जो फिफ्थ स्टेज है ये कैसे न्यूट्रलाइज किया गया, जो ये आने लगा डिविनिटी ऑफ किंग, जो किंग राजा हैं, भगवान है, इसका जब कॉन्सेप्ट आने लगा तब ये फिफ्थ स्टेज का थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया गया, न्यूट्रलाइज हुआ। लास्ट स्टेज क्या थी, गुप्त पीरियड जो है, मौर्य फेज फोर्थ था और सिक्स्थ या लास्ट फेज गुप्त पीरियड था। पीरियड ऑफ प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी, इसको हम प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी बोल सकते हैं। लैंड ग्रांट्स नाउ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटर प्राइविलेज ऑन प्रिस्टली बेनिफिशरी। मतलब लैंड जो थी, जिसके पास जितना ज़्यादा लैंड थी वो उतना ज़्यादा पॉलिटिकली आप ये मान सकते हो स्ट्रक्चर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी उतना ज़्यादा होती थी। तो ये 6 स्टेजेस पे स्टेज का फॉर्मेशन हुआ एंशिएंट इंडिया पे। ये था, ये कैसे हुआ, ये नहीं कि ऐसे होता है, ये अपने इंडिया में ऐसा हुआ था। इसको हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन इंडिया में पढ़ा। किंगशिप, अब देखो किंगशिप के लिए हमने 4 थ्योरी, एक थ्योरी आई थी, चारों थ्योरी में यही थोड़ा थोड़ा मैंने बोला था ना, ये बेसिक नींव है। तो आप ये देख सकते हो कि किंगशिप का कॉन्सेप्ट वहीं से कहीं आने लगा था। तब देखो किंगशिप का जो मेन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इस पे भी आते हैं, डिफाइन द टर्म किंगशिप और कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द किंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द बॉडी पॉलिटिक। पॉलिटिक में किंग का जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर था। इन द सप्तगंगा थ्योरी ऑफ द स्टेट डेवलप्ड बाय द कौटिल्य, सप्तांग जो थ्योरी थी कौटिल्य के द्वारा, वो द किंग हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द हेड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट। किंग को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट बताया गया और उसको हेड बोला गया। उन्होंने जो द किंग फंक्शन इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन नॉट ओनली ऑफ हिज किंगडम अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन बट ऑल्सो ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल कस्टम अगेंस्ट इंटरनल फोर्स। मतलब किंग का जो काम था, फंक्शन था, वो सिर्फ ये नहीं था कि जो दूसरे एग्रीगेशन, मतलब बाहर से अगर कोई आक्रमण करे या बाहरी कोई आके अटैक कर रहा है सिर्फ उससे प्रोटेक्शन करना, बल्कि क्या था कि उसको और चीज़ों की भी रक्षा करने, प्रोटेक्शन करना था। उन चीज़ों वो क्या क्या थी, लाइफ प्रॉपर्टी, ट्रेडिशनल कस्टम अगेंस्ट इंटरनल, मतलब लोगों की जो ट्रेडिशनल कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज, उनकी भी वो प्रोटेक्शन करना ये किंग की जिम्मेदारी थी। ही प्रोटेक्टेड द फैमिली सिस्टम, वो फैमिली सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करता था, बाय पनिशिंग एडल्ट्री एंड इंश्योरिंग द फेयर इनहेरिटेंस ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। मतलब अगर कोई एडल्ट्री कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, और क्या इंश्योर करवाता था, फेयर इनहेरिटेंस ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी जो थी फैमिली की वो इनहेरिटेंस आप टेक्निकल के हैं ये समझ सकते हैं आप कि मतलब पापा की अगर प्रॉपर्टी है तो उस उन्हीं का लड़का लेगा,
ऐसा नहीं कि पड़ोस वाला ले लेगा। तो राजा का ये काम था, वो इंश्योर करवाता था कि जो प्रॉपर्टी है उसको फेयरली इनहेरिटेंस किया जाए, जो बंटवारा हो या, हाँ सिंपल सी बात है कि जो फेयरली उसको मतलब साफ सुथरे तरीके से इनहेरिट किया जाए, अपने पापा की या अपने दादा की ऐसी प्रॉपर्टी लीजिए, ऐसा नहीं कि उसको दूसरे में बांटा जाए, ये इंश्योर करवाना था। ही प्रोटेक्टेड विडोज एंड ऑर्फन्स, मतलब विडोज मतलब अब जिसके विधवा मान, और ऑर्फन अनाथ, जो विधवा और अनाथी थी, अनाथ लोग थे, उनको कैसे वो प्रोटेक्ट करता था, बाय मेटिंग दिम हिज वार्ड्स, अपना वार्ड बनाता था उनको और वैसे प्रोटेक्ट करता। ही प्रोटेक्टेड द रिच अगेंस्ट द पुअर बाय सप्रेसिंग रॉबरी, मतलब अब रिच, एक ये प्रोटेक्शन तो सभी को चाहिए ना, तो अब रिच बड़े अमीर लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करता था, लोग गरीब लोगों से, बाय सप्रेसिंग रॉबरी, रॉबरी ना हो, बाय, एंड ही प्रोटेक्टेड द पुअर अगेंस्ट द रिच बाय पनिशिंग एक्सटॉर्शन एंड ऑपरेशन, एक्सटॉर्शन ऑपरेशन, ऑपरेशन ना हो गरीब लोगों का, ऐसे वो गरीब को प्रोटेक्ट करता था। ही आल्सो एडजस्टेड डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट पार्टी, अगर लोगों में या पार्टीज में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहा तो वो उसको भी एडजस्ट करता था। ही पेड फुलेस्ट अटेंशन टू द लोकल एंड रिलीजियस लॉ, वो अपना फुल अटेंशन देता था किस बात पे, लोकल और रिलीजियस, धार्मिक और स्थायी लॉ जो होते थे, एंड एबल टू इन्फोर्स इट अपॉन द कम्युनिटी, कम्युनिटी पे ये इन्फोर्स करता था, इंश्योर करना था कि ये सब आपको फॉलो करना था। तो इस अकॉर्डिंग जो किंगशिप का कॉन्सेप्ट हुआ, तो वो किंगशिप का कॉन्सेप्ट आप किसी भी थ्योरी के अकॉर्डिंग बता सकते हो। अगर वो क्वेश्चन ये पूछा था हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप वॉज ओरिजिनेटेड, ये आप हाउ वाले पे वो कोई भी थ्योरी आप लेके उसको एलिब्रेट कर सकते हो, और एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप, तब आप ये एक्सप्लेन कर देना। Political ideals in ancient India. Political ideals like liberty, justice, fraternity, nationalism are the product of modern age. मॉडर्न जो पॉलिटिकल आइडियल्स हैं कुछ, लिबर्टी, न्याय, राष्ट्रवाद, ये सब आज के जो एज है, मॉडर्न एज है, इस सब का प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से था। शोविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, द वे द स्टेट द इंडिपेंडेंस इज नेसेसरी फॉर मैनकाइंड एंड दोज हु आर नॉट इंडिपेंडेंट आर वर्स देन डेड। इंडिपेंडेंस मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता की इम्पोर्टेंस देने के लिए वेद में बोला गया है कि इंडिपेंडेंस इतना ज़रूरी है इंसान के लिए, मतलब उस पर भी बोला गया है कि स्वतंत्रता जो है इन हर मैनकाइंड के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि जो किसी पर डिपेंड करते हैं, वो लोग कैसे हैं, डेड से भी वर्स है, मतलब मरे हुए से भी खराब है, ऐसा बोला गया है वेद में। इन वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन टू एंड इंडिपेंडेंट लिविंग हैज़ केप्ट इन माइंड, मतलब जो वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन है उस पर भी यही ध्यान दिया गया है कि जो लोग रहे वो इंडिपेंडेंटली रहें। अ मैन लिव्ड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गृहस्थाश्रम एंड व्हेन, अब जब गृहस्थाश्रम में होता है इंसान, अब ये कुछ फेजेस होती हैं स्टार्टिंग की, उसको आपको समझना पड़ेगा। जब घर पे लोग हैं तो वो इंडिपेंडेंट रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। एंड देन ही वाज लाइकली टू बी डिपेंडेंट ऑन द ऑप्शन, जब वो खुद पे, मान लीजिए आपकी थोड़े दिन बाद फैमिली होने वाली है या हो घर पे, आप पापा की मान लीजिए, तो पापा इंडिपेंडेंट है, अभी उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो कि उनके ऊपर डिपेंड है डायरेक्टली। अब इसके बाद जब टाइम टू टाइम डिपेंड होने की, अपने ऑफस्प्रिंग बच्चों पे डिपेंड होने का समय आता है, तो देयर वॉज ए प्रोविजन ऑफ ओल्डर पीपल रिजॉर्टिंग टू वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में उनको भिजाने की एक प्रोविजन था। कब की बात कर रहे हैं, ये एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। गृहस्थ आश्रम में वो लोग इंडिपेंडेंट रहते थे, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ उनको अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड होने का टाइम आता था, तो एक प्रोविज़न था कि वो लोग वानप्रस्थ में चले जाएं, और उसके बाद एंड देन टू संन्यास, और उसके बाद संन्यास में चले जाएं। संन्यास था कि अगेन लिविंग फ्रीली इन द सॉलिट्यूड ऑफ हिल्स एंड डेल्स रेदर देन लिविंग एज डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रेन। संन्यास ये था कि वो लोग फ्रीली, स्वतंत्रता के साथ, सॉलिट्यूड, हिल्स, डेल्स, मतलब पहाड़ियों में रहें इधर उधर, रेदर देन किसके, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड करने से अच्छा वो लोग यहाँ पे जाके स्वतंत्रता से रहें। फॉर डिस्पोजल ऑफ जस्टिस द मौर्यन स्टेट हैड द सिस्टम ऑफ ज्यूरिडिक्शन, जस्टिस को मेंटेन करने में जो मौर्यन सिस्टम था, मौर्य साम्राज्य था, उसने एक जुडिशरी सिस्टम बनाया। तो आज के मॉड्यूल 1 में, ITCS के मॉड्यूल में हमारा यही था। थैंक यू आप सब लोगों के, और अगली वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के पास वीडियो टाइम टू टाइम पहुँचते जाए। थैंक यू।